इंडियन इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, उसमें हम देखेंगे 3.1 रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स and of building infrastructure in order to provide goods and services to both individuals and businesses। इसका मतलब ये होता है कि जो कंज्यूमर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की जो प्रोसेस रहती है उसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, मतलब औद्योगिकरण कहते हैं। As such, industrialization plays a major role in the economic development of underdeveloped countries like India with vast manufacture, with vast manpower and varied resources। इसका मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री। जैसे कि इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे कि उसे अच्छी से अच्छी मैन पावर प्रोवाइड करना और जो वेरिड रिसोर्सेज है जो वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो सारे रिसोर्सेज संसाधन उनको प्रोवाइड करना। लेट अस डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट है रेजिंग इनकम। इनकम बढ़ाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कैसे मदद करता है अभी हम देखेंगे। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रोल इज़ दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोवाइड अ सिक्योर बेसिस फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ इनकम। सिक्योर बेसिस प्रोवाइड करता है, एक आधार प्रोवाइड करता है ताकि जो वहाँ की ग्रोथ है इनकम की वो रैपिडली हो। द एम्पेरिकल एविडेंस सजेस्ट अ क्लोज करस्पॉन्डेंस बिटवीन द हाई लेवल ऑफ इनकम एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। In the industrially developed countries, for example, the GNP मतलब gross national product per capita income is very high at around rupees 28,000, whereas for industrially backward countries it is very low at around rupees 400 only। इसका मतलब ये है जो industrially developed countries है वहाँ की जो GNP है gross national product per capita income बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 28,000, और जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है जहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है जिस कंट्री में वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 400 ओनली। जीएनपी पर कैपिटा इनकम वहाँ की 400 रुपीज़ ओनली है। इसका मतलब हमारी इनकम को अगर बढ़ाना है तो इंडस्ट्रियली डेवलप बनाना हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को कैसे चेंज करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी हम देखेंगे। इन ऑर्डर टू डेवलप द इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नीड स्ट्रक्चरल चेंज थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अपनी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करना यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्ट्रक्चरल चेंज अगर करना है हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो वहाँ पे औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिस्ट्री शोज दैट इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डेवलप्ड इकोनॉमी द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर शुड राइज एंड दैट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर डिक्लाइन। जो इतिहास है वो गवाह इस बात का कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जैसे जैसे शेयर बढ़ता गया, जो डेवलप इकोनॉमी है, जो प्रोसेस ऑफ बिकमिंग डेवलप्ड इकोनॉमी को जैसे जैसे हम डेवलप करते गए वैसे वैसे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका शेयर बढ़ता गया और एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो शेयर है वो कम होता गया। दिस इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू डेलिबरेट इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जोर भरने पे ही ये पॉसिबल हो गया, वरना ये पॉसिबल नहीं होता। एज अ रिजल्ट द बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन विल ट्रिकल डाउन टू द other sector of economy in the form of development of agricultural and service sector leading to the rise in employment output and income। इसका मतलब जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता गया वैसे वैसे उसके साथ दूसरे सेक्टर्स भी बढ़ते गए। जैसे सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती गई, आउटपुट भी बढ़ता गया और हमारे देश की इनकम भी बढ़ती गई। थर्ड पॉइंट, मीटिंग हाई इनकम डिमांड। बियॉन्ड सर्टन लिमिट द डिमांड ऑफ द पीपल आर यूजुअली फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अलोन। After having met the need of food, income of the people are spent mostly on manufacture good। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इनकम मैन्युफैक्चर गुड्स पे खर्च करती है। जैसे ही उनकी खाने पीने की ज़रूरत पूरी हो गई देन उसकी जो बची हुई इनकम है वो सारी मैन्युफैक्चर गुड्स पे खर्च होती है। This means the income elasticity of demand for manufactured goods is high and that of agricultural product is low। इसका मतलब जो डिमांड है वो मैन्युफैक्चरर गुड्स के लिए बहुत ज़्यादा है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए कम है। To meet this demand and increase the economy's output, underdeveloped countries need industrialization। ये ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, आउटपुट को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
देन फोर्थ पॉइंट है ओवरकमिंग deterioration in the terms of trade. Underdeveloped countries like India need industrialization to free themselves from the adverse effect of fluctuation in the prices of primary products and deterioration in their terms of trade. इसका मतलब ये है जो अंडरडेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे कि इंडिया है उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो अपने आप को फ्री कर सके। जो प्राइमरी प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल्स है उनको जो वो एक्सपोर्ट करने में उनको प्राइस की जो फ्लक्चुएशंस आती रहती है उसमें कम ज़्यादा होते रहते हैं, उससे बचने के लिए और ट्रेड में कमी आने के लिए उससे बचने के लिए उन्हें औद्योगिकरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सच कंट्रीज़ मेनली एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर गुड्स। इसका मतलब ये जो कंट्रीज़ है वो प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना पसंद करते हैं और मैन्युफैक्चर गुड्स को इम्पोर्ट करना। द प्राइजेस ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट हैव बिन फॉलिंग और आर स्टेबल वेयर एज द प्राइजेस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हैव बिन राइजिंग। जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल उसकी जो प्राइजेस है वो फॉलिंग होती जाती है या तो स्टेबल रहती है, लेकिन जो प्राइजेस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की है वो हमेशा बढ़ती रहती है। दीज लीड टू द deterioration in the terms of trade of LDCs. For economic development, such countries must shake off their dependence on primary product. इसका मतलब उनका जो डिपेंडेंस प्राइमरी प्रोडक्ट पे था अभी वो कम होता गया है, उन्होंने अभी वो कम कर दिया अपना डिपेंडेंस प्राइमरी प्रोडक्ट पे। उनका जो अभी डिपेंडेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पे बढ़ गया है। दे शुड एडॉप्ट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूटिंग एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देन फिफ्थ है absorbing surplus labor यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अंडरडेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय सरप्लस लेबर एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। जो अंडरडेवलप्ड कंट्री है जैसे कि इंडिया है वहाँ की पॉपुलेशन तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है और बहुत बढ़ती जा रही है। टू एब्जॉर्ब ऑल द सरप्लस लेबर इट इज़ असेंशियल टू इंडस्ट्रियलाइज द कंट्री रैपिडली। इट मीन्स जो सरप्लस लेबर है मतलब जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ताकि हम प्रोवाइड कर सके, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जैसे आप इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करेंगे, इट इज़ द स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज अलोन दैट आर जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑन एन एक्सेलरेटेड रेट। जैसे जैसे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्टैब्लिश करेंगे अपनी कंट्री में वैसे ही जो लेबर सरप्लस लेबर्स है उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगी। देन अभी हम देखेंगे व्हाट इज़ माइक्रो इंडस्ट्री। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनेक्टेड द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट जैसे हम कहते हैं MSMED एक्ट 2006 इन टर्म्स ऑफ विच द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इज अंडर। अभी हम देखेंगे कि MSMED मीन्स क्या होता है। एंटरप्राइज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स एज स्पेसिफाइड बिलो। एंटरप्राइज किस में एंगेज होती है? प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चर में, प्रोसेसिंग करने में या गुड्स को प्रिजर्व करने में। जैसे कि अभी हम देखेंगे माइक्रो एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड ₹25 लाख। जो माइक्रो एंटरप्राइज रहती है वो ऐसी एंटरप्राइज रहती है जहाँ पे प्लांट और मशीनरी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख से ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। जो कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 25 लाख होनी चाहिए। Essentially, small-scale industries comprise of small enterprise who manufacture goods or services with the help of relatively smaller machines and a few worker and employees. इसका मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करेंगे विद स्मॉल मशीन से और फ्यू वर्कर से और कुछ एम्प्लॉयज़ से। बेसिकली द एंटरप्राइज मस्ट फॉल अंडर द गाइडलाइन सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन सेट की गई है उसके हिसाब से उसे चलना पड़ता है। एट द टाइम बीइंग सच लिमिट्स आर एज फॉलोज। कुछ लिमिट्स है वो हम देखेंगे जैसे कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर गुड्स, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने वाले यूनिट्स है उनके लिए क्या लिमिट्स है अभी हम देखेंगे। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मस्ट बी बिटवीन 25 लाख एंड 5 करोड़। जो इन्वेस्टमेंट रहेंगी उनकी प्लांट और मशीनरीज पे वो रहेंगी 25 लाख से 5 करोड़ तक। और देन फॉर सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर्स है उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट रहेंगी मशीनरीज में मस्ट बी बिटवीन 10 लाख एंड 2 करोड़। देन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द लाइफलाइन ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की ये लाइफलाइन है हमारे लिए। देन दीज आर जनरली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है बिकॉज यहाँ पे मशीनरीज का जो यूज़ है वो कम होता है, ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, वो लेबर का यूज़ वो ज़्यादा करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। सो इससे क्या होता है, दे क्रिएट मच एम्प्लॉयमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है।
दे ऑल्सो हेल्प विथ पर कैपिटा इनकम, इससे पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है और रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर होता है हमारी इकोनॉमी में. दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम अ फाइनेंशियल एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू. ये बहुत ही फाइनेंशियल और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए स्मॉल स्केल एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज़. देन हम देखेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषता क्या है. जैसे ओनरशिप है, सच यूनिट्स आर जनरली अंडर सिंगल ओनरशिप, ये सिंगल ओनरशिप के बेस पे इस्टेब्लिश की जाती है. सो इट इज़ अ सोल प्रोप्राइटरशिप और सम टाइम अ पार्टनरशिप. या तो यह इसका जो मालिक रहता है वो एक रहता है, या तो पार्टनरशिप में भी ये इंडस्ट्री वो लगा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. देन मैनेजमेंट, बोथ द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल जनरली इज विद द ओनर्स सो दैट द ओनर इज एक्टिवली इन्वॉल्व विद द डेली रनिंग ऑफ बिजनेस. जो मैनेजमेंट है वो भी उसके ही हाथ में रहेगा, जो ओनर रहेगा वो सब वहाँ पे हैंडल करेगा. डेली रनिंग ऑफ बिजनेस है उस सब उसको ही देखना पड़ता है. लिमिटेड रीच, जो उसकी रीच है मतलब जो एरिया है बहुत लिमिटेड है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, उसके लिए जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो जहाँ पे स्थित है वहाँ की ही एरिया के लिए वो मैन्युफैक्चर करेंगे गुड्स सो दैट दे मीट लोकल एंड रीजनल डिमांड. वो लोकल और रीजनल डिमांड को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे. लेबर इंटेंसिव, दीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टेंड टू यूज़ लेबर एंड मैन पावर फॉर देयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मशीन का यूज़ कम, लेबर का यूज़ ज़्यादा होता है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए. सो देयर डिपेंडेंस ऑन द टेक्नोलॉजी इज़ प्रिटी लिमिटेड. उनका जो टेक्नोलॉजीज़ पर डिपेंडेंस है वो बहुत ही कम रहता है. जैसे कि मशीन्स का यूज़ करना, न्यू मशीन का यूज़ करना यहाँ पे बहुत कम होता है. फ्लेक्सिबिलिटी, दीज यूनिट आर मोर अडॉप्टेबल टू देयर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. मतलब जैसे कि उनके जो आसपास के बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आए तो वो इजीली अडॉप्ट कर लेंगे बिकॉज उनकी जो एरिया है वो लिमिटेड रीच है. सो इन केस ऑफ सडन चेंजेस और अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट दे आर फ्लेक्सिबल इनफ टू अडॉप्ट एंड कीप कैरिंग ऑन. इसका मतलब उनके आसपास अगर कोई एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई या कोई चेंजेस हो गए सडन तो वो उसे फटाफट उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और वो सारे जो भी चेंजेस उनको ज़रूरी है वो अपने प्रोडक्ट में कर लेंगे. लार्ज इंडस्ट्रीज़ डू नॉट हैव दिस एडवांटेज. जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ रहती है वो फैली हुई रहती है, एक्सपांडेड रहती है वो, जैसे कि कंट्रीज़ टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं रहता है कि वो सडन चेंज को एक्सेप्ट कर ले. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सडन चेंज को एक्सेप्ट ईजिली कर लेती है. सो यहाँ पे हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स टॉप होगी. देन नेक्स्ट हम बाद के लेक्चर में देखेंगे. बाय बाय स्टूडेंट्स.